गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं साक्षी अत्री आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज़ करा रही हूँ। तो आज मैं आपको उसमें क्या कराऊंगी, आज मैं आपको उसमें जीएस का सेट कराऊंगी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का मैं पहले ही करा चुकी हूँ, आज मैं 13 की सेकेंड शिफ्ट का कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पर गलती से 14 लिख गया है, ये आपकी 13 का शिफ्ट सेकेंड का जीएस का पेपर है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना 150 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कितने रुपए तक बढ़ सकता है वो, 300 रुपये तक, 100 रुपये तक, 50 रुपये तक या फिर 200 रुपये तक। तो जुर्माना कितने रुपए तक बढ़ सकता है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। यानी कि जुर्माना कितना बढ़ सकता है, 200 रुपये तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊं तो आईपीसी के और बीएनएस के तहत, आईपीसी की धारा 290 के तहत, 290 जो हमारी धारा है उसमें 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि धारा 291 के तहत आप क्या करेंगे, अगर बचाव पक्ष के खिलाफ एक निषेधात्मक वितरित यानी कि विपरीत की गई है और वह अभी भी उपद्रव के कार्य को समाप्त नहीं करता है तो उसे 6 माह तक का कारावास होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन बीएनएस के तहत क्या है, बीएनएस में मैंने आपके लिए यहाँ पर की पॉइंट ऐड किया है कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो कि अब वर्तमान में है, उसके तहत सार्वजनिक उपद्रव यानी कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए जुर्माने की राशि अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर अलग अलग होती है, जिसमें धारा 270 सार्वजनिक उपद्रव के तहत मामूली मामलों में 1000 तक का जुर्माना हो सकता है। कितना हो सकता है 270 के तहत, 1000 तक का। जबकि धारा 293 में निर्देश के बाद भी उपद्रव दोहराने पर जुर्माना 5000 तक या उससे अधिक भी हो सकता है। और कोर्ट परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम सीमा तय करती है, लेकिन यह पुराने आईपीसी में काफ़ी बढ़ाया गया है। ठीक है, पहले आपके 200 रुपये तब कितने कर दिए, 1000 से लेकर 5000 के बीच में कर दिया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया यानी कि अरक्तता हो सकता है। आयरन की कमी से, मैग्नीशियम, आयोडीन या फिर क्रोमियम। तो किसकी कमी से होता है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयरन की कमी से होता है। ठीक है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं में आयरन आवश्यक होता है जिसकी कमी के कारण क्या होता है, आपको एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, एनीमिया रोग के कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। इस रोग के लक्षण में क्या होता है, थकान, त्वचा का पीला होना, सांस फूलना, सिर में घूमना यानी कि चक्कर आना और दिल की धड़कन का तेज होना है। ये सभी इसके क्या है, लक्षण है। भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं। कितने परसेंट, यानी कि 80% से अधिक कौन होती है भारत में, जो गर्भवती महिला होती हैं वो इससे एनीमिया से जो बीमारी है वो उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनीमिया से वो आपकी ग्रसित होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति के द्वारा आदेश का पालन न करने पर 10 तक कारावास की सजा हो सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत किसी फरार व्यक्ति का आदेश पालन न करने पर 1 वर्ष तक का कारावास या एक तो 1 वर्ष तक का कारावास, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कितने वर्ष का कारावास हो जाएगा, 1 वर्ष तक का तो कारावास होता है। ठीक है, और एमएसए के निवारक विरोध कानून है, इसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने या भविष्य के अभियोजन से बचने के लिए उसे हिरासत में रखना शामिल होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है। कौन सी अनुसूची में है, तीसरी, 12वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची। तो क्यों कौन सी अनुसूची में है आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी होगा। ठीक है, एक में क्या है, संघ सूची में इस समय कितने विषय हैं, टोटल आपके 100 विषय हैं, जिसमें से मूल्यतः कितने बचे हैं अब आपके पास, 97 पहले थे जब जिस समय पर इन सूचियों को बनाया गया था। तो संघ सूची में 100 विषय थे, राज्य सूची में 61 विषय थे। संघ में कितने थे, लिख देती हूँ मैं, एक तो संघ होती है आपकी, एक राज्य होती है राज्य सूची, और एक आपकी कौन सी होती है, समवर्ती, जिसमें दोनों दोनों पक्ष अपना समवर्ती सूची। तो संघ सूची में पहले कितने थे, 100, कितने विषय थे, 100, जो कि अब चेंज होकर कितने रह गए, चेंज होने के बाद रह गए आपके 97। ऐसी राज्य सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में आपके पहले थे 61, जो कि वर्तमान में कितने हो गए, 66, ये भी आपको याद रखना है। ऐसी समवर्ती सूची में पहले कितने थे, 52,
और अब वर्तमान में कितने रह गए 47। ठीक है। और अनुसूची से संबंधित जैसे तीसरी अनुसूची है तो तीसरी अनुसूची में शपथ या किसका है प्रतिज्ञान के प्रारूप है। तीसरी में क्या है शपथ या प्रतिज्ञान। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है और आपकी 12वीं अनुसूची में क्या है शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है किस देश ने वित्त वर्ष 2019 से 2020 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह में योगदान दिया था। किसने दिया था 2019 से लेकर 2020 के दौरान। तो मॉरिशस ने दिया था, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स या फिर सिंगापुर। तो किसने दिया था ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंगापुर ने दिया था। ठीक है, सिंगापुर ने 2019 से 20 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वहन में योगदान दिया। भारत को एफडीआई के माध्यम से 74.39 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग कितने 50 बिलियन डॉलर इक्विटी निवेश के रूप में भी आए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। किसे उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को 1986, 1950, 1962 या फिर 1972। तो इसे कब किया गया था ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी यानी कि 1972 में। ठीक है, 1972 से पहले उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थानीय निकायों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित नगर निगमों आदि के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। किसके लिए व्यक्तिगत संपत्ति के लिए। ठीक है, तो कौन सा है इसे मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ। तो अनुच्छेद 19(1)(f) या फिर अनुच्छेद 300(a) या फिर अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 265। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 300(a). ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 265 में क्या किया गया है अनुच्छेद 108 में तो क्या किया गया है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान और अनुच्छेद 265 ये वाला जो है आपका अनुच्छेद 265 इसमें क्या किया गया है इसमें बोला गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपको 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम में 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं 5 है 4 है 1 है या फिर 2 है। तो कितनी है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी यानी कि कितनी है टोटल 2। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है और इसकी सूचना कितने दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि मांगी गई सूचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो कितने टाइम के अंदर आपको ये सूचना देनी होगी 24 आवर्स के अंतर्गत। वैसे तो 30 दिन है लेकिन अगर किसी के अपने निजी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो वो किसके 24 घंटे के अंदर आपको क्या देनी पड़ेगी सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करता है। प्रस्तावना के अनुसार किससे करता है अपना भारत की जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से या फिर भारत के उच्चतम न्यायालय से। तो किससे करता है ये अपनी प्रस्तावना के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए यानी कि भारत की जनता से। ठीक है, जिसे प्रस्तावना में हम क्या कहते हैं हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो देशों ने भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियमन और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत UAE या फिर भारत फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत और अमेरिका। ठीक है, इन्होंने क्या किया था भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियमन और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और BECA का पूरा नाम क्या होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। क्या होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, AGREEMENT।
क्या होता है? बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? कर मुक्त अनुलाभ है महंगाई भत्ता, भोजन, लंच भत्ता, या फिर समयोपरि ओवर टाइम भत्ता, या फिर नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। तो कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। ठीक है, कर मुक्त अनुलाभ का आशय नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई ऐसी सुविधाओं से होता है जिनके मूल्य को कर्मचारी के कर योग्य वेतन की गणना करते समय क्या किया जाता है? शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और नियोक्ता के द्वारा प्रशिक्षण, मनोरंजन और नाश्ते की सुविधा, टेलीफोन सुविधा इत्यादि क्या होती है? कर मुक्त अनुलाभ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य। तो कौन सा भाग है? भाग आपका पहला है 8, दूसरा है 22, तीसरा है 11 और चौथा है भाग 9। तो कौन सा भाग है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 9। ठीक है, और ये वाला भाग किससे है? ये है आपका संघ राज्य क्षेत्र से। किससे है? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, और ऐसे आपका भाग कौन सा? ये वाला संक्षिप्त नाम, ये किससे होगा? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से है। ठीक है, और ये किससे आपका? ये है पंचायत से। किससे है? पंचायत से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो गैंडा, भालू जैसा जानवर, कोयला यानी कि शेर, या फिर हिरण। तो कौन सा इनमें से? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, शेर। कौन सा होता है मांसाहारी का एक उदाहरण? शेर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1994 में, 1964 में, 1974 में, या फिर 1984 में? तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1974 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जल अधिनियम कहा गया है और यह क्या है? यह संविधान का एक अनिवार्य भाग है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जल की स्वास्थ्य परकता को बनाए रखना। जल अधिनियम के प्रावधान नदियों, अंतःस्थलीय जल, भूजल और समुद्रीय या ज्वारीय जल पर लागू होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को डैश से लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को, सॉरी, कहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को? आयरिश के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, जर्मन संविधान से, या फिर जापानी संविधान से? तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ए, यानी कि आयरिश के संविधान से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर मैं कुछ की पॉइंट बता के चलूँ तो संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी हैं। जर्मनी से क्या है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, वो कहाँ से है? जर्मनी से। और जापान से कौन सी है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये आपकी जापान से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी कि NAHEP विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? ये आपको यहाँ पर नीचे अनुपात दिए गए। एक है पहला ऑप्शन नंबर ए 40:60, या फिर 25:75, या फिर 70:30, या फिर 50:50। तो किस अनुपात में दिए गए हैं आपको? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी, यानी कि 50:50 में दिए गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या फिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या फिर वकील, या फिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश? तो कौन होने चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा निकाय है जिसको पौधों का क्या कहा जाता है? खाद्य कारखाना कहा जाता है। ठीक है, हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए फूल,
पत्ता, तना या फिर जड़। तो किसे माना जाता है? आपके पत्ता को माना जाता है। ठीक है। और क्यों? यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जल कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करता है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति से, जो ग्रीन कलर का जो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति से क्या करता है? ये भोजन को बनाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पौधों का खाद्य कारखाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, डेनिश थे या फिर पुर्तगाली थे? तो 1498 में पहुंचने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी कि पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन थे? पुर्तगाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? यानी कि किस राज्य में है सबसे कम? आंध्र प्रदेश में, असम में, केरल में या फिर पंजाब में? तो किस में है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है, जो कि कितनी है? 14.3%। कितनी है? 14.3%। ठीक है। और किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? अशोधित जन्म दर कहा जाता है। शहरी क्षेत्र में सबसे कम अशोधित जन्म दर होती है, जैसे हम CBR भी कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश की कितनी है? हिमाचल प्रदेश HP, इसकी कितनी है आपकी? 10.5%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य बाद में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय में एक ऐतिहासिक निर्णय है, किसके संबंध में है वो? वाहन प्रदूषण, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल निकायों का प्रदूषण? तो वो किसके मामले में है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के मामले में है। कौन सा? के रामकृष्ण बनाम केरल राज्य, के रामकृष्ण बनाम केरल राज्य। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कुछ की पॉइंट भी बताए गए हैं। पहले मैं आपको IPC के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि इसमें क्या हुआ था। ये भारतीय संविधान के जो रामकृष्ण बनाम केरल राज्य था, उसमें 12 जुलाई 1999 को केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अनुच्छेद 21 का क्या होता है? उल्लंघन होता है। ठीक है, कि आप अनुच्छेद 21 का क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो, जिसमें IPC की धारा कौन सी होती है? 188, और CRPC की धारा कौन सी होती है? 133A, जिसके तहत क्या की जाती है? कानूनी कार्रवाई। लेकिन अब क्या आ गए हमारे BNS और वो, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा है कि सरकारी अदालतें सीधे तौर पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है नहीं कहती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे कि मुरली देओरा और कोटपा जैसे कानूनों के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान दूसरों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का क्या होता है? उल्लंघन होता है। और इसके लिए VNS के तहत क्या की गई है? कानूनन कार्रवाई की प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7 या फिर अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 23? तो कौन सा है वो आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर भी क्या करता है? ये रोक लगाता है, अनुच्छेद 23। ठीक है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन करता है तो क्या होता है? उसे IPC की धारा कौन सी? 370 और 71 की तहत से दंडित भी किया जाता है। लेकिन वर्तमान में आपका क्या चल रहा है? आपका चल रहा है BNS और BNSS। ठीक है, आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह डैश के तहत दंडनीय हो सकता है? किसके तहत? विदेशी नागरिक का साइबर कानून, ऑप्शन बी भारत में साइबर कानून, या फिर दोनों, या फिर ना तो ए ना ही बी? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? भारत में साइबर कानून के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? ठीक है, अभिलेख न्यायालय होगा। तो किस में ये चीज? अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 117 में, अनुच्छेद 121 में या फिर अनुच्छेद 129 में? तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर? किसके तहत है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय? ऑप्शन नंबर डी के तहत, यानी कि अनुच्छेद 129 के तहत। ठीक है, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को एक अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्रदान किया जाता है। किसके? 215 के तहत। ठीक है,
अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 121 क्या करता है कि ये संसद में चर्चा पर निबंध में संबंधित है, तथा अनुच्छेद 125 में क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि को बताया गया है। ठीक है, ये आपको कुछ कुछ इनके की पॉइंट बताए गए हैं। 129 का मैंने आपको बता ही दिया है कि किससे है, अभिलेखनीय न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये होगा इसका, इसमें दिया गया है अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। किसमें कारखाने में कोई बच्चा अगर काम करता है तो उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कम से कम वो 14 वर्ष का होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, परंतु अभिनय के क्षेत्र में बाल कलाकार के रूप में और घर के कार्यों के लिए इसमें क्या की जाती है, आपको छूट प्रदान की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 2010 में, 2012 में, 2008 में या फिर 2006 में। तो इसे कब किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 2006 में किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या थे, 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूचियों में से विभाजित किया गया था। कितने कितने, 16 तो आपके थे अध्याय, ये आपको याद रखना है। 16 क्या थे आपके अध्याय और 234 क्या थी आपकी धाराएं, 234 क्या थी धाराएं। ठीक है, और क्या था इसमें, 4 आपकी अनुसूचियां थी, 4 क्या थी अनुसूचियां। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में हरित क्रांति के द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए हैं। किस किस की खेती के लिए, एक तो चावल और एक गेहूं की खेती के लिए। एक है जीएम बीज, पारंपरिक बीज, HYV बीज या फिर क्विनोआ के बीज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HYV के सीड। ये आपको याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, HYV के सीड किए जाते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के तहत 1966 से 67 में जब तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके दौरान चावल और गेहूं की खेती के लिए क्या यूज़ किए गए थे, HYV के बीज प्रचलन में आए थे। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को, जिनके बारे में बहुत पूछा जाता है, बहुत। MS कौन है, स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक और पूछे जाते हैं, ये तो आपके हो गए भारत में, लेकिन एक विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, ये आपके किस में है, ये आपके भारत में है, ये आपको याद रखना है। ये तो है भारत में हरित क्रांति के, और अगर पूरे विश्व में पूछने लगे, विश्व, तो उसमें कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग या फिर ई बोरलॉग भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोरलॉग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। किसका, जस्टिफाइड का, वर्टिकल का, लेफ्ट अलाइनमेंट का या फिर सेंटर अलाइनमेंट का। किस अलाइनमेंट का किया जाता है, तो वो आपका होता है जस्टिफाई करना, यानी कि उसको क्या कर देना, एडजस्ट करना, जस्टिफाई करना। ठीक है, बाएं से दाएं उसको अरेंज करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है जो क्या करता है, राष्ट्रपति को राज्यों में शासन लगाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 356। तो कौन सा होगा, अनुच्छेद आपका 356, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या करता है कि राष्ट्रपति को राज्य में शासन, राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था, पंजाब के पेपसू विधानसभा 1951 में। पंजाब के पेपसू विधानसभा 1951 में किया गया था, लेकिन पहली बार किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जुलाई 1959 में कहाँ पर किया गया था, केरल में किया गया था 1959 में। ठीक है, और ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में लगाए। कब, कितनी बार लगाए, 10 बार लगाए। यूपी में कितनी बार हुआ है ये, यूपी में हुआ है आपका 10 बार, ये आपको याद रखना है, यूपी में है आपका 10 बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर शिक्षा मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। तो किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए। यानी कि किसके अंतर्गत आता है आपका ऑनलाइन समाचार सामग्री? ये आपका आता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जो कि प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे आपके? वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, पहले कौन थे जो सबसे पहले बने थे? वो आपके बने थे सूचना प्रसारण के मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, या फिर मुंबई बंदरगाह। तो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि कांडला, प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। तो कौन सा है आपका? कांडला बंदरगाह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? भारत की राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, या फिर उच्चतम न्यायालय। तो कौन है इसमें आपके? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय आपका क्या है? वो है आपका उच्चतम न्यायालय। ठीक है, फिर उससे नीचे क्या होता है? उच्च न्यायालय। फिर उससे भी नीचे कौन सा होता है? जिला न्यायालय। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति को क्या होता है? उसको सजा को कम करना या फिर उसे माफ करने का भी अधिकार होता है। किसके पास होता है? वो आपके भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। 64 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? वेरियर एल्विन थे, ईपी स्टेविंग थे, माइकल टॉसिंग थे, या फिर डाइटरिच ब्रैडरिच थे। तो कौन थे आपके इसमें? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डाइटरिच ब्रैडरिच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? किस किस की? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। और वर्तमान में यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? जस्टिस वी.के. नारायण है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल 3 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु में, दोनों में जो पहले हो जाए वो होता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की संसद के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो कब किया गया था? 2010 में, 1984 में, 1996 में, या फिर 2015 में। तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि 1996 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1996 में किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी सरकार? छत्तीसगढ़ के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन में यह रखी गई कमियों को दूर करने के लिए ऐसा अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल, या फिर राज्य उच्च न्यायालय। तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का चुनाव कौन? भारत निर्वाचन आयोग। और यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के चुनावों को संपन्न करवाता है। राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो 3 प्रकार के ग्रामीण स्थानीय निकायों और 4 प्रकार के कितने? 4 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को आयोजित कराता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के पास। तो किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, ये किसके पास मौका होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, लोकसभा का सभापति अनुच्छेद 108(4) के तहत क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का किस में प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। ठीक है, अनुच्छेद 108। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूदान आंदोलन वर्ष में, किस वर्ष में आरंभ किया गया था भूदान आंदोलन? 1948 में, 1961 में, 1960 में, या फिर 1951 में। तो कब किया गया था भूदान आंदोलन को? 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, और यह आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे। ठीक है,
विनोबा भावे के द्वारा इसे शुरू किया गया था, जो भूमि सुधार के क्षेत्र में पूर्ण रूप से क्या था, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। और इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भूदान आंदोलन को हम किस नाम से और जानते हैं? भूदान आंदोलन को हम क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। ठीक है, रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष की आयु से, कितने वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय सुरक्षात्मक टोपी यानी कि हेड गियर पहनना चाहिए? तो 18 वर्ष, 7 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो कितने वर्ष के व्यक्ति को? 4 वर्ष के व्यक्ति को कंपलसरी है, 4 वर्ष का जो व्यक्ति होता है उसको। ठीक है, और क्योंकि अगर अनजाने में कोई दुर्घटना होती है तो व्यक्ति को क्या होगी, इससे चोट कम आएगी, इसलिए कितनी लिखी गई है इसकी लिमिट? 4 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि किसके मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है? तो ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य, ए के रॉय बनाम पंजाब राज्य, डी सी वाधवा बनाम बिहार राज्य, या फिर ए के क्रैपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया? तो किसके माध्यम किया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी सी वाधवा बनाम बिहार राज्य, इनके तहत किया गया था। और विधान के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नियम बनाने के लिए क्या होता है, क्योंकि नियम बनाने के लिए जनता की राय जानना जरूरी होता है, इसलिए नियम संसद के पारित करके क्या किए जाते हैं? लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी ये सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट करना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।